ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अभी रीबॉर्न हुई होती है अपनी मॉम के हाई स्कूल डेज में। और वो एक बंदे को देखकर सोच रही होती है कि उसके शोल्डर पर निशान है, तो यानी कि लगता है वही मेरा डैड है जिसने मेरी मॉम और मुझे छोड़कर चला गया था। फिर हम देखते हैं कि सूजी असल में अपनी मॉम के साथ रहती है और वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि उनकी वजह से उसे वो लाइफ पसंद नहीं है और वो उन्हें छोड़कर अब्रॉड में स्टडी करना जाना चाहती होती है। तो उसकी मॉम उसे अपनी गोल्ड मेडल वाली चेन देने लगती है ताकि इससे वो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकती है और बाकी वो और अरेंज करेंगी। तो सूजी कहती है कि क्या आपको कोई पड़ी नहीं है, मैं यहाँ बहुत ही सेल्फिश होकर आपको छोड़कर जाना चाह रही हूँ और आप मुझे ये दे रही है। तो फिर उसकी मॉम उसे इशारों में कह रही होती है कि आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी हो तो मुझे कैसे बुरा लगेगा। सूजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें छोड़कर यहाँ से जाने लगती है और तभी देखती है कि सामने से एक कार उसे हिट करने वाली है और पीछे उसकी मॉम भी आ रही है। तो सूजी जल्दी से अपनी मॉम की तरफ बढ़ती है उन्हें बचाने के लिए और उन्हें जल्दी से वो पुश करती है, पर तभी एक्सीडेंट में उसकी मॉम भी मर जाती है और सूजी भी। पर वो फिर से यहाँ रिबॉर्न होती है और उसे पता लग गया होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पर आ गई है जिस वक्त उसकी मॉम अपने हाई स्कूल डेज में थी। सूजी अपनी मॉम को देखकर सोचती है कि मैं अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर आई गई हूँ, तो अब मैं अपनी मॉम के ट्रैजिक फेट को चेंज करके रहूँगी और मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं अपनी मॉम को इस आदमी से दूर करूँ जो कि अपनी वाइफ और बेटी को छोड़कर चला गया था। ये एक इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है। ऐसे बोलकर फिर वो यहाँ एक पाइप उठाती है और उसे पानी से भिगाने लग जाती है। तो जियांग पीछे मुड़ के उसे देखता है और उसे रोकने जाता है और पाइप छीनने की कोशिश करता है, तो सूजी नहीं दे रही होती है। तभी गलती से दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और सूजी गलती से यहाँ जियांग को टच कर लेती है। तो वो चिल्लाता है कि क्या आप तुम्हारा टच करके हो गया। तो फिर जल्दी से दोनों उठ जाते हैं। सूजी तो जल्दी से अपनी मॉम यानी कि सॉन्ग के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, इससे तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं है। तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। जियांग यहाँ पर गुस्से में अपना शर्ट निकाल कर देता है और चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से उसका शर्ट जल गया। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग उसे सॉरी बोल रही होती है और वो कहती है कि मैं बस यहाँ लैब में केमिस्ट्री क्लास की थोड़ी प्रैक्टिस करने आई थी और मैंने सोची नहीं थी ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इसका कंपेंसेशन दे दूँगी। फिर सूजी को अब जाके पता लगता है कि असल में उसकी मॉम ने इस जियांग की शर्ट जला दी थी, तो इस वजह से वो यहाँ पर गुस्सा था और यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा था। तो वो तो यहाँ भागने की कोशिश करती है कि जियांग फिर तो अभी उससे गुस्सा हो गया होगा, पर वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम यहाँ पर मुझे परेशान कर रही थी। सूजी तो डर जाती है कि वो उसे स्टिक से मारेगा। इतने में यहाँ पर टीचर की आने की आवाज़ आती है, तो फिर ये लोग जल्दी से यहाँ से छुपने का सोचते हैं, नहीं तो अगर टीचर ने देख लिए कि चुपके से ये लोग यहाँ लैब में आए थे तो फिर तीनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। ये लोग यहाँ टेबल के पीछे छुप तो जाते हैं, पर टीचर को शक हो रहा होता है और वो यहाँ इन लोग के पास आने वाले होते हैं। तो सूजी सॉन्ग से कहने लगती है कि देखो, अगर टीचर यहाँ पर आ गए और हम तीनों पकड़े गए तो उससे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये सारे फायरवर्क्स वाले सामान देख लिए तो फिर ज़्यादा ही पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए अच्छा रहेगा कि सिर्फ मैं ही आगे जाती हूँ और तुम दोनों यहाँ छुपे रहना। सॉन्ग कहती है कि रहने दो, मैं ही पनिशमेंट ले लेती हूँ, मुझे तुम लोग को पनिशमेंट में नहीं डालना है। पर सूजी नहीं मानती है और वो जियांग से भी कहने लगती है कि तुम भी यहाँ बैठे रहना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करोगी, और वो खुद ही उठ जाता है। तो फिर टीचर उसे चिल्लाते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ लैब में छुपे हुए हो, और वो उसे गुस्से में ऑफिस में चलने बोलते हैं। तो वो सूजी सोचती है कि ऐसे तो वो हीरो बन जाएगा, तो फिर वो खुद भी उठ जाती है और कहती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। तो फिर टीचर दोनों को ही ऑफिस में लेकर जाते हैं और बाहर से सॉन्ग इन लोग को देख रही होती है। सूजी सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने जल्दी से एक्शन ली, नहीं तो मेरी मॉम की नज़र में मेरा ये डैड सच में हीरो ही बन जाता। फिर यहाँ टीचर दोनों को ही गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि दोनों को अब सॉरी नोट लिखना पड़ेगा पूरे 1000 वर्ड्स का। तो जियांग साफ मना कर देता है कि मैं नहीं लिखने वाला क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। तो टीचर भी उसे गुस्से में चिल्लाते हैं कि ऐसे फिर वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और वो सूजी से कहते हैं कि तुम्हारा तो फर्स्ट डे था ना, तो तुम ऐसे स्टूडेंट के साथ क्यों घूम रही थी, तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। तो सूजी मना करती है कि मेरी मॉम नहीं आ सकती, तो कहते हैं कि डैड को ले आओ। तो सूजी बताती है कि मेरा कोई डैड नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही जियांग तो यहाँ रुक जाता है। सूजी याद करने लगती है कि उसके स्कूल टाइम में भी कैसे कोई बच्चे ने उससे फ़ाइट किया था और उसने फ़ाइट बैक कर ली थी, तो उसका डैड स्कूल के ऑफिस तक पहुँच गया था उसके खिलाफ लड़ने के लिए, और सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके डैड तो उसके साथ नहीं थे। तो फिर टीचर ने तो यहाँ पर सूजी को ही सारा ब्लेम डाल दिए थे और उसे पनिशमेंट भी दिए थे। यही सब याद करके वो सोचती है
कि अगर उसके पास एक रिस्पॉन्सिबल डैड होता तो वो भी उसे ऐसे प्रोटेक्ट करता। इतने में जियांग आकर टीचर की स्टिक रोक लेता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है कि लैब को मैंने उड़ाया था, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो इसे ब्लेम मत करो। तभी सॉन्ग टीचर को आकर बता देती है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो आप इन्हें मत पनिश करो। फिर टीचर तो क्लास के बाहर इन तीनों को हाथ ऊपर करके खड़ा करने की पनिशमेंट दे देते। फिर इतने में कुछ लड़के यहाँ पर इन लोग का मजाक उड़ा के जा रहे होते हैं, तो जियांग उन लोग को कैन से मारता है, तो वो लोग डर के भाग जाते हैं। और फिर जियांग सूजी की तरफ देखने लगता है, तो वो कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो सॉन्ग उसे कहती है कि तुम्हें ना आदत हो जाएगी, आज तुम हमसे पहली बार मिली हो ना, और भी बार ऐसी मिलोगी तो फिर तुम्हें भी ऐसी साथ में पनिशमेंट मिलती रहेगी। सूजी चुप रह जाती है, तो सॉन्ग कहती है कि सॉरी, लगता है मैंने गलत बोल दी। वो अपना नाम बताने लगती है और पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो सूजी भी अपना नाम बता दी है। तो सॉन्ग कहती है कि हम दोनों का सरनेम तो सेम है। फिर यहाँ सूजी तो उसे देखकर खुश हो रही होती है कि वही तो उसकी मॉम है। वो अपनी 18 ईयर वाली मॉम को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी इतने में सॉन्ग कहने लगती है कि तुम दोनों को ही मेरी वजह से पनिशमेंट मिली है, इसलिए मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि आज से ही तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। तो जियांग क्लियर करता है कि मैं ये सब बस पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मत सोचना। फिर कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पर सूजी को देखते हुए मजाक उड़ा रही होती है कि उसे कैसे पनिशमेंट मिली है, तो सूजी बस अपना मुँह छिपा रही होती है। तभी जियांग उसे अपनी कैप पहना देता है और कहता है कि जब तुम्हें इतनी ज़्यादा शर्म आती है तो फिर आखिर तुम हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रही थी। वो मन में सोचती है कि मैं तो बस अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। सूजी अपना बचपन थोड़ा बहुत याद कर रही होती है, जिसमें उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। तो यही सब याद करके वो सोचती है कि मॉम ने बताई थी कि मेरी थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो गई थी, इसलिए मुझे अपने डैड का चेहरा बिल्कुल याद नहीं है। तो आखिर डैड ने मुझे और मॉम को क्यों छोड़ा होगा, ऐसा वो जियांग को देखकर सोच रही होती है। और जियांग जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो फिर वो गुस्से में उसकी कैप को नीचे गिरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तेरी हैट कहाँ गई। तो जियांग कहता है कि मैंने किसी को दिया हूँ। तो उसका फ्रेंड काफ़ी शौक होता है कि तू तो ऐसा कभी नहीं करता है, तो ऐसे कैसे तूने अपनी चीज़ किसी और को दे दिया। फिर वो उसे टीचर से पनिशमेंट वाली चीज़ के बारे में पूछ रहा होता है, तो फिर जियांग उसे सब बताता है। तो फिर इसका फ्रेंड कहने लगता है कि पक्का वो लड़की तुझे लाइक करती होगी, नहीं तो ऐसे कैसे वो पनिशमेंट लेने के लिए अपना नाम ले लेती। तो जियांग ये सुनकर खुश हो जाता है। और इतने में फिर उसका फ्रेंड बताता है कि सॉन्ग और सूजी दोनों ही वहाँ पर आए हुए, तो ये जल्दी से अपना शर्ट सही करता है। यहाँ पर सॉन्ग एक फायरवर्क कंपटीशन का बोर्ड देखकर सूजी को बता रही होती है कि उस कंपटीशन में सारा प्रोडक्शन का काम तो फैक्ट्री संभालने वाली है, बस फायरवर्क का डायग्राम बनाने के लिए कोई चाहिए जो कि अच्छी सी डिज़ाइंस बना दे। तो सूजी कहने लगती है कि मैं बना सकती हूँ, तो तुम मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो सॉन्ग उसे लेने के लिए तैयार होती है और कहती है कि वैसे एक और कोई है जो मेरी नज़र में जो हमारे साथ काम कर सकता है। तो सूजी पूछती है कि कौन, तो सॉन्ग बताती है कि जियांग। तो इस सुनते के साथ ही सूजी मना करने लगती है और वो मन में सोचती है कि मैं अपनी मॉम के नज़दीक उसे नहीं आने दे सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम पुरानी लाइफ की मिस्टेक फिर से इस लाइफ में रिपीट करे। तो सॉन्ग कहने लगती है कि माना कि वो स्कूल बुली है, लेकिन वो इतना बुरा भी तो नहीं है ना, और ऊपर से तुमने भी तो उसकी साइड ली थी, तो मुझे लगा था कि तुम उससे अच्छा फ्रेंड मानती होगी। फिर सूजी बता देती है कि वो सब मैंने उसे नहीं बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोली थी, और वो अभी तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा तो क्या हुआ, उस जैसा पर्सन तुम्हें फ्यूचर में हर्ट कर सकता है, इसलिए ऐसे टाइप के इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए। अभी यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो ये सुनने के बाद पूछता है कि आखिर मैं कैसे टाइप का हूँ। फिर वो सूजी को साइड में लेके जाता है बात करने के लिए और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे एक इजी टारगेट समझ लो और सोचो कि तुम मुझे बुली कर सकती हो। आखिर तुमने मेरे बारे में ये सब क्या बोली हो, लगता है मुझे हिसाब बराबर करना पड़ेगा। अभी सूजी उसे दूर भागने लगती है, तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाकर उस सॉन्ग से ही बात कर लेता हूँ। सूजी इसे रोकती है और कहती है कि सॉन्ग के नज़दीक भी मत जाना। तो जियांग कहता है कि अच्छा, तो ये सब तुम सॉन्ग की वजह से कर रही हो, तो आखिर ऐसा क्यों। सूजी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सॉन्ग के साथ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के रिलेशन का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जियांग कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं कोई उस सॉन्ग को लाइक नहीं करता हूँ। तो सूजी खुश हो जाती है और पूछती है कि यानी तुम अभी उसे लाइक नहीं करते हो। तो कहता है कि नहीं करता। तो सूजी सोचती है कि फिर तो अभी इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने में मुझे आसानी होगी। जियांग कहता है कि अगर मैं उस सॉन्ग से दूर रहूँ और उससे बात ना करूँ तो क्या तुम फिर खुश होगी। तो सूजी कहती है कि हाँ। तो कहता है कि ठीक है,
फिर तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगा। तो सूजी उसे मारने के लिए पीछे भागती है। इसके बाद सूजी और सॉन्ग दोनों क्लास में होते हैं और सॉन्ग इसे पूछ रही होती है कि उस जियांग ने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया ना। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर तभी इतने में जियांग क्लास में आ जाता है और टीचर से बताता है कि मैं लेट हो गया। तभी सारे स्टूडेंट उसे देखकर शॉक होते हैं और बातें करते हैं कि आज ये क्लास में कहाँ से आ गया, वो तो हमेशा बाहर ही घूमता रहता है। फिर जियांग यहाँ पर सूजी की सीट पर आकर बैठ जाता है, तो वो तो नहीं चाह रही होती है और बस गुस्सा होती है। और फिर यहाँ जियांग तो सूजी के पीछे पड़ जाता है उसे तंग करने में, और वो बस इसे झेल रही होती है ये सोचकर कि वो उसे सॉन्ग के पास नहीं जाने दे सकती है, नहीं तो फिर उन दोनों के बीच का रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर रात में सूजी सॉन्ग के साथ कहीं बाहर घूमने गई होती है। अभी उसके पीछे पीछे जियांग भी आ जाता है। तो सूजी कहती है कि तुम तो नहीं जाने वाले थे। तो कहता है कि मैं बोर हो गया तो मैं भी आ गया। तो सॉन्ग कहती है कि छोड़ो ये सब। तभी सॉन्ग पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। तो सूजी बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे डैड मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे, और मॉम फिर एक्सीडेंट में बहरी और गूंगी हो चुकी थी, तो इसलिए वो फायरवर्क्स की आवाज़ नहीं झेल पाती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा फायरवर्क्स से नहीं खेली। तो फिर जियांग और सॉन्ग दोनों ही उसे फायरवर्क्स पकड़ाने लगते हैं कि अभी तो तुम इंजॉय करो, और वो दोनों ही उसके साथ जलाकर खुश हो रहे होते हैं। तो सूजी को भी अच्छा लगता है। तभी सूजी सॉन्ग से इस बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हें फायरवर्क्स इतने क्यों पसंद है। तो वो कहती है कि ये होते इतने अच्छे और मैं और भी लोगों के साथ इस अच्छी चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। सॉन्ग फिर आसमान में फायरवर्क्स देखते हुए बताने लगती है कि असल में उसके ग्रैंडपा भी फायरवर्क्स बनाने में एक्सपर्ट थे, पर फिर वो जल्दी गुजर गए, तो इसलिए सॉन्ग अपने ग्रैंडपा की विश पूरी करना चाहती है और फायरवर्क्स कंपटीशन में जीतना चाहती है। सूजी खुश हो रही होती है कि उसकी मॉम को फायरवर्क्स इतना पसंद है, पर वो याद करती है कि कैसे फिर फायरवर्क्स वाले एक्सीडेंट के बाद ही उसकी मॉम का वो हाल हुआ था और सूजी की भी तभी की मेमोरी लॉस हो गई थी। सूजी सोचती है कि कम से कम अब इस लाइफ में तो मैं अपनी मॉम को खुश रखूँगी। इतने में वो जियांग को देखती है जो कि हाथ जोड़कर विश मांग रहा होता है। तो वो पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बच्चों वाली ट्रिक्स पर इतना बिलीव है। तो वो कहता है कि क्या पता पूरी हो जाए। तो सूजी उससे पूछ लेती है कि तुमने क्या विश मांगे। तो जियांग बताता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ हो और मैं बस उनके साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीऊँ। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जियांग के फ्रेंड ने उसे इस बारे में बताया था कि फायरवर्क्स देखते हुए जो भी विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो क्या तुम सच में फायरवर्क्स देखने के लिए नहीं जाना चाहते हो। तो इसी वजह से जियांग यहाँ पर आया होता है। फिर इतने में एक बच्ची आकर उसे फायरवर्क्स जलाने के लिए पूछ रही होती है, तो फिर वो उसकी हेल्प कर देता है। ये देखकर सूजी सोचती है कि आखिर वो सच में कैसे टाइप का पर्सन है। फिर जब फायरवर्क्स शो स्टार्ट होता है तो ये सभी मिलकर देख रहे होते हैं। इतने में पीछे आवाज़ आती है कि फायरवर्क्स का जो वेयर हाउस था वो पूरा जल गया है और कोई फीमेल स्टूडेंट वहाँ पर फंस गई है। तो सूजी ये सुनते के साथ ही समझ जाती है कि उसकी मॉम वहाँ पर है, तो वो तुरंत ही भाग कर जाने को करती है और नीचे गिर जाती है। तो जियांग उसे संभालने आया होता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारी जब भी हमें ज़रूरत होती है तब तुम होते क्यों नहीं हो। तो जियांग तो शॉक रह जाता है और पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। सूजी रोते हुए फिर से अपना बचपन याद कर रही होती है कि कैसे उसके डैड उसे बचपन में छोड़ कर चले गए थे। सूजी जियांग से दूर होने के लिए जैसे ही पीछे होती है तो वो गिर जाती है और फिर वो यहाँ से मर के वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में पहुँच जाती है। वो देखती है कि वो खुद तो जिंदा हो गई है पर उसकी मॉम वहीं रोड पर मर चुकी है। फिर इसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल भी लेके जाती है, पर डॉक्टर बताता है कि उनके सर में ज़्यादा चोट आने की वजह से वो उनकी जान नहीं बचा पाए। और फिर सूजी यहाँ अपनी मॉम के सामने प्रेयर वगैरह करी होती है और वो याद करने लगती है कि कैसे उसकी मॉम खुशी खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए पहले केक खरीदने गई थी। फिर अपनी मॉम के बारे में याद करके वो थोड़ी अपसेट होती है। फिर इतने में उसे अपने कॉइन को देखकर समझ आता है कि इसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पाई है। सूजी यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर वो एक्सीडेंट होता ही नहीं तो मेरी मॉम नहीं मरती, तो यानी अगर मैं सब कुछ होने से रोक दूँ तो। फिर सूजी अपनी मॉम की ये डायरी पकड़े पकड़े विंडो से कूदने का सोच लेती है ताकि वो वापस से पास्ट में जा सके। और फिर सूजी वापस से पुराने वाले टाइम में पहुंच जाती है और देखती है कि वो लोग वहीं फायरवर्क्स का शो देखने के लिए खड़े होते हैं। तो ये खुश हो जाती है कि वो सक्सीड हो गई टाइम ट्रेवल करने में और ये सब इस कॉइन की वजह से हुआ है। फिर वो देखती है कि ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो वो जल्दी से जाकर वो एक्सीडेंट होने से बचा सकती है। फिर वो उस वेयर हाउस में पहुंच जाती है और उन वर्कर्स को रोकने लगती है कि सारे जो फायरवर्क्स के सामान है उसमें खराबी है, तो वो लोग नहीं चला सकते। तो ये जो बॉस होता है वो चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर कोई खराबी नहीं है, आखिर तुम सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्यों आ रहे हो और हंगामे कर रहे हो।
सूजी सुनते के साथ ही पूछती है कि यहाँ पर और कौन आया था और वो अभी कहाँ पर गया है। तो फिर ये बॉस इसे चिल्लाता है कि मुझे क्या पता वो कहाँ पर गया होगा, और वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो लोग यहाँ उसे पकड़ के निकाल रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो चिल्लाता है कि उसे हाथ मत लगाओ। तभी इतने में बाहर से फायर अलार्म की आवाज़ आती है। तो फिर ये तीनों बंदे यहाँ से बाहर चले जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ पर आग लगी है। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जू है। वो यहाँ पर आते के साथ ही बताता है कि फायर अलार्म उसने बजाया है उन लोगों को यहाँ से भेजने के लिए। तो जियांग उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर अचानक से वापस कब आ गए। तो बताता है कि वो कंपटीशन के बाद ही वापस आए। तभी इतने में सॉन्ग जो कि बीच बॉक्स में छुपी हुई थी वो बाहर निकल जाती है। तो फिर सूजी कहती है कि क्या तुम ठीक हो। सॉन्ग कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, और वो जो को देखकर खुश होती है और कहती है कि क्लास मॉनिटर तुम वापस आ गए। फिर सभी आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं कि जो फायर वर्क्स उन लोगों ने लेकर गए ओपनिंग सेरेमनी के लिए उसमें गड़बड़ी है, और अगर वो जलाए गए तो फिर बड़ा धमाका होगा और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि लेकिन अगर हम लोग उस बॉस से बोलेंगे भी तो भी वो नहीं सुनेगा। तभी इतने में जियांग को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम लोग चलो मेरे साथ। फिर ये ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही होती है जिसमें फायरवर्क का शो होने वाला होता है। यहाँ पर ये लोग नंबर काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि सूजी और बाकी सभी यहाँ पानी की पाइप लेकर सारे फायरवर्क्स को पहले ही भिगा चुके होते हैं। और जैसे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भाग कर आ रहे होते हैं तब तक ये लोग अपना काम करके यहाँ से भाग जाते हैं। सूजी खुश होती है कि फाइनली उन सभी ने मिलकर इतने बड़े एक्सीडेंट को होने से रोक दिए। ये लोग दूर तक भाग कर आते हैं और सूजी देखती है कि उसने जियांग का हाथ पकड़ी हुई है और सॉन्ग देखती है कि उसने जू का हाथ पकड़ी हुई है। तो वो लोग अपने अपने हाथ छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से जाते हुए सॉन्ग तो बस जू की तारीफ़ें करी जा रही होती है कि जब से क्लास मॉनिटर आया उसने कितनी बड़ी हेल्प कर दिया, मेन तो उसी की वजह से हुआ है। तभी जू और जियांग दोनों यहाँ पर बात करते हुए एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो सॉन्ग इन दोनों को ही झगड़ा करने से रोकती है और कहती है कि तुम लोग तो इतने अच्छे डेस्कमेट हुए करते थे ना, तो ऐसे झगड़ क्यों रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बीच में कोई इतनी भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर सॉन्ग तो इन दोनों का झगड़ा देखकर चुप हो जाती है और सूजी खुश होती है कि फाइनली उसने अपनी मॉम को सेव कर दी। और वो डायरी खोलकर देखती है कि उसकी मॉम ने जो एक्सीडेंट वाली चीज़ लिखी थी अब वो खुद ही गायब हो चुकी है। फिर सूजी को रोता हुआ देखकर जियांग उसके पास आता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। फिर सॉन्ग भी देख लेती है तो वो उसे चिप कराने आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए ये खुशी के आंसू है। फिर तभी इतने में सूजी की नज़र जियांग के शोल्डर पे जाती है और उसे उसके चोट का निशान नहीं दिख रहा होता है। तो वो उसे अच्छे से देखी जा रही होती है। तो जियांग अपने कपड़े सही कर लेता है और कहता है कि तुम क्या देख रही हो। फिर यहाँ से जाते हुए भी सूजी बार बार उसका कपड़ा हटाकर उसके चोट का निशान देखने की कोशिश करती है। तो फिर वो कहता है कि कौन सी हरकत कर रही हो तुम एक लड़की हो, तो तुम्हें किसी लड़के के कपड़े ऐसे नहीं हटाना चाहिए। सूजी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर चोट का निशान था ना, वो कहाँ पर गया। तो फिर वो बताता है कि अरे वो चोट का निशान नहीं था, असल में मुझे कभी कभी स्किन एलर्जी हो जाती है तो उसी का ही निशान दिख रहा था। सूजी शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसे अगर चोट का निशान नहीं है यानी कि ये मेरा डैड नहीं है। फिर इतने में यहाँ पर एक लेडी आई होती है और वो जियांग को सीधा एक थप्पड़ लगाती है। तो सूजी तो बस ये देखकर शॉक रह जाती है और जियांग उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और वो गुस्से में उसे जाने के लिए बोल रहा होता है तो वो चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यह असल में जियांग की अडॉप्टिव मॉम है जो कि उसे चिल्लाने आई होती है कि उसने कैसे जाकर फायरवर्क्स होने से रोक दिया और इसमें उसका डैड का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे इसमें पैसे लगाए थे। यहाँ पर वो उसे पालने के बहुत सारे एहसान गिराने लगती है। तो जियांग कहता है कि जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसने ऑलरेडी उन लोगों का सब कुछ छोड़ चुका है और वो अपने दम पर जी रहा है। तो फिर वो भी गुस्से में कह देती है कि ठीक है, हमारी फैमिली से अब तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, और वो चली जाती है। फिर जियांग तो अकेला यहीं पर ही अपसेट होकर बैठ जाता है और फिर वो पुरानी चीज़ें याद करने लगता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग जब छोटा था तो वो एक वेयर हाउस में फंस गया था और वहाँ पर उसके ऊपर सारे बॉक्स गिरने जा रहे थे। तो किसी लड़के ने उसकी जान बचाया था और उसके गले में एक कॉइन वाला नेकलेस था। जिसके बाद जियांग टाइम ट्रेवल करके 1990 वाले टाइम पर पहुँच गया
और उस टाइम पर उसके हाथ में वही कॉइन वाला नेकलेस था। उसे पता चल गया था कि वो टाइम ट्रेवल करके और पीछे वाले ज़माने में आ गया है और अब अपने मॉम डैड से खो चुका है। यहाँ पर उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो वो बस यहाँ पर बन चुरा कर खा रहा होता है। और तभी जियांग को उसके 25 साल पहले वाले ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर उसके ग्रैंड पेरेंट को शक होता है कि वो उनका नाजायज़ बेटा है। इसी बात पर उनका बहुत झगड़ा भी होता है और वो लोग उसे पालने का भी सोचते हैं। जियांग तो यहाँ पर बीच में फंस जाता है कि वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जा भी पाएगा कि नहीं, और अब वो इसी सोच में डूबा होता है और सोचता है कि उसे अपने वर्ल्ड की सिर्फ 2 ही चीज़ उसके पास है, एक कॉइन और एक ये टोपी। फिर इतने में बारिश होने लग जाती है, तो जियांग तो बस यहीं पर ही बैठकर भीग रहा होता है। तभी सूजी एक कार्डबोर्ड लेकर उसके सर के ऊपर करती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं बस अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई फ्यूचर है, तो मुझ पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि कौन तुम पे तरस खा रहा है? उल्टा मैं तो तुम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। तुम्हें तो इतना बोलना आता है ना, और तुम लोगों को रोस्टिंग करने में इतने अच्छे हो, तो फिर तब जब वो तुम्हें इतना कुछ सुना रही थी तब तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड क्यों नहीं निकला? तब तुम कुछ बोल क्यों नहीं पाए? तो फिर जियांग कहता है कि तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तो तुम्हें मेरी क्यों इतनी पड़ी है? तो वो कहती है कि मैं आखिर कौन हूँ जो तुमसे नफरत करूँगी? मैं भी कोई इतनी अच्छी पर्सन नहीं हूँ। वो अपनी बुराई करने लगती है कि कैसे वो भी कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी, और वो याद कर रही होती है कि कैसे उसकी वजह से ही उसकी मॉम रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। ये सब याद करके वो अपसेट होती है और रोते हुए यहाँ जियांग को कंफर्ट करने लगती है कि तुम नाजायज़ बेटे हो तो क्या हुआ, कम से कम मुझसे कंपैरिजन में तुम्हारी लाइफ कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसे अपने आप को मत सोचो। फिर जियांग उसे ऐसे रोते हुए देखकर तुरंत ही उसे हक कर लेता है और फिर दोनों यहाँ कार्डबोर्ड के सहारा लेकर बारिश को देखकर खुश हो रहे होते हैं। सूजी तो तारीफ़ें कर रही होती है कि ये बारिश तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो जियांग तो उसे देखकर ब्यूटीफुल कह रहा होता है। फिर वो उसे यहाँ से भगा के अपने घर पे लेके जाता है और सूजी को ज़रूरत के कुछ सामान दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर सोफ़ा पे सो जाऊँगा। फिर सूजी यहाँ पर बहुत ही शाय फील कर रही होती है ये सोचकर कि अब उसे पता लग गया है कि वो उसका डैड नहीं है, तो अब उसे देखकर वो थोड़ा शाय फील कर रही है और यहाँ जियांग भी बस उसी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग और जो को देखते हैं जो कि साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। सॉन्ग कह रही होती है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे मेरा ट्यूटर बन के चलो और मेरे मॉम डैड से थोड़ी बात कर लो। मुझे अभी डर लग रही है कि आज जो हुआ है अगर उन्हें पता लग गया तो फिर मैं बचूंगी नहीं। तभी जो पूछता है कि तुम ये बताओ कि अगर वापस कभी तुम कोई खतरे में पड़ी तो तुम क्या करोगी? तो वो कहती है कि अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसमें मैं खतरे में पड़ जाऊँ, और ऊपर से तुम भी तो अब्रॉड चले गए थे और वापस नहीं आ रहे थे, तो बस मैं अकेला फील कर रही थी और इसलिए मैं फायरवर्क शो देखने चली गई। तो जो पूछता है कि क्या जियांग के साथ? तो ये कहती है कि वो तो रास्ते में मिल गया था, मेरा तो तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी फायरवर्क्स देखने का प्लान नहीं था। फिर जैसी बारिश होने लगती है तो सॉन्ग अम्ब्रेला निकालती है और जो के ऊपर करते हुए कहने लगती है कि क्यों ना बारिश से बचने के लिए तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो फिर जो अम्ब्रेला पकड़ के उसके साथ चलने लगता है और सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जियांग को छोड़कर इन तीनों को ही स्कूल में पनिशमेंट मिली होती है क्लास के बाहर खड़े होकर हाथ ऊपर करने की, क्योंकि जो फायरवर्क्स वाला कल इंसिडेंट हुआ था जो इन लोगों ने बुझाए थे वो बात अब टीचर को भी पता लग गई होती है और वो कह रहे होते हैं कि कम से कम ये सब ट्रबल में पड़ने से पहले तुम लोगों को स्कूल के कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए थे। तो फिर सॉन्ग कहती है कि ठीक है टीचर, अगली बार हम लोग घर के कपड़े पहन के सब काम करेंगे। तो फिर टीचर तो परेशान हो जाते हैं और जो से कहते हैं कि आखिर तुम कब इन सब बच्चों में शामिल हो गए। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और जो को भी अब बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा होता है। तो सूजी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी आदत हो जाएगी, आखिर प्रैक्टिस से ही तो परफेक्ट होते हैं। फिर इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और इन लोग को ऐसे क्लास के बाहर खड़ा देखकर वो भी खुश होने लगता है और इन लोग का साथ देने लग जाता है। तभी सॉन्ग यहाँ पर जियांग और जो दोनों से कहने लगती है कि वो लोग भी उसके फायरवर्क्स कंपटीशन में उन लोग का साथ दे और ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि दोनों के पास भी अपना अपना टैलेंट है। तो जो तो यहाँ पर सॉन्ग से कहने लगता है कि उसके कितने कम मार्क्स आए थे, तो वो ये सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके मॉम डैड को पता लगेगा तो वो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे। सॉन्ग शॉक हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता लग गया? तो वो कहता है कि मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। अभी सूजी जो को देखने लग जाती है और सोचती है कि वो आखिर सॉन्ग की इतनी ज़्यादा क्यों फिक्र कर रहा है। तभी जियांग से ऐसे जो को देखते हुए देखकर जेलस होता है और उसके सामने आकर कहता है कि अभी भी क्लास स्टार्ट होने वाला है तो तुम जाओ मेरे लिए मिल्क लेकर आओ।
सूजी ये सोचकर खुश हो जाती है कि अभी पीई की क्लास है तो सभी लोग ड्रेस चेंज करने जाएंगे और ये बहुत अच्छा मौका है कि वो जो के शोल्डर पे चोट का निशान है कि नहीं ये देख सकती है। फिर सूजी यहाँ बॉयज़ के चेंजिंग रूम में आ जाती है और देखती है कि सारे लड़के यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करने में लगे होते हैं। तो ये नाटक करती है कि सॉरी मैं गलती से यहाँ पर आ गई और अपनी आँख बंद करने का नाटक करते हुए झाँक झाँक कर सभी को देखे जा रही होती है। और वो तो जो को ढूंढ रही होती है। जैसे ही सामने उसे जो नज़र आने वाला होता है तभी जियांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो को छिपाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ चेंजिंग रूम में क्या आई हुई हो और सॉरी बोलकर सबको देखी जा रही हो। वो इसे यहाँ से बाहर निकालने लगता है और सूजी कितना जो को देखने की कोशिश करती है पर देख ही नहीं पाती। जियांग कहता है कि मेरी ड्रिंक कहाँ पर है, तुमने अभी तक लाई नहीं। तो वो इसे क्लियर करती है कि अब तुम मेरे टारगेट नहीं हो और फिर ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जो के पास आ जाती है और कहती है कि हम लोग साथ में बास्केटबॉल कोर्ट चलते हैं और उसके साथ चली जाती है। तो बेचारा जियांग तो बस खड़ा देखता रह जाता है और फिर वो यहाँ बैठकर अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ, मेरा एक फ्रेंड है जिसको एक लड़की बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी और उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब उसने उसे छोड़कर किसी और लड़के को ढूंढ लिए और अब वो उसके पीछे पीछे घूम रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि यानी वो लड़की अब किसी और को लाइक करने लग गई है। तो जियांग को तो ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और तभी इतने में वो देखता है कि सूजी सामने जो के पास गई होती है। सूजी यहाँ जो को पानी देने का सोच रही होती है और प्लान करती है कि वो उसके ऊपर पानी गिरा देगी तो फिर उसे कपड़े चेंज करने जाना पड़ेगा और जब वो जाएगा तो वो उसके शोल्डर पे का निशान देखेगी। पर पानी गिराने से पहले यहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे बॉटल ले लेता है और उल्टा यहाँ जो को चैलेंज भी कर देता है कि तुम मेरे साथ आकर एक मैच खेलो। फिर मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर सभी लोगों की वोटिंग ली जा रही होती है कि कौन किसके साइड है। तो जियांग तो सूजी के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे साइड हो कि नहीं, तुम खुश होगी अगर मैं जीतूंगा तो वो हाँ कहती है। तो फिर जियांग तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी सूजी ये बास्केटबॉल मैच देखकर सोच रही होती है कि ये वही मैच है जिसके बारे में उसकी मॉम ने डायरी में लिखी थी। तो सोचती है कि डायरी में तो लिखा था कि यहाँ पर मेरे डैड होंगे, तो आखिर इनमें से वो कौन है। फिर हम देखते हैं कि जियांग तो ये मैच जो से जीत जाता है और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। पर तभी जो के पैर में चोट लगी होती है तो सारी लड़कियाँ उसकी केयर कर रही होती है, खास करके सॉन्ग और सूजी दोनों ही। और वो सभी यहाँ जो के साथ चले जाते हैं उसे चेकअप करवाने के लिए और जियांग बस खड़ा देखते रह जाता है। सॉन्ग यहाँ पर जो की केयर करने में लगी होती है और सूजी जो को देखकर सोच रही होती है कि आखिर वो उसका निशान कैसे चेक करे। सोचती है कि क्या मैं डायरेक्टली इसे पूछ लूँ कि क्या ये मेरी मॉम को पसंद करता है कि नहीं। फिर वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम सूजी को पसंद करते हो। तो वो तो शर्मा रहा होता है और कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। फिर सूजी सॉन्ग से भी पूछती है कि क्या तुम जो को पसंद करती हो, तो वो भी शर्मा के नहीं बोल पाती है। फिर सूजी यहाँ सोचे पड़ी होती है कि आखिर मेरा डैड कौन होगा। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा जियांग के साथ अच्छा रिलेशन है ना, तो प्लीज़ मेरे बदले में उसे ये गिफ्ट बॉक्स दे देना और बदले में मैं तुम्हें मटेरियल्स दे दूँगी। ऐसा बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ा देती है। सॉन्ग यहाँ पर जोशी कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए पानी का बॉटल लेकर आती हूँ और वो जाने से पहले यहाँ पर उसके सर पे हाथ करती है और उसका स्टिकर भी उसके कपड़े पे चिपका देती है और वो खुश होकर जा रही होती है उसे इनडायरेक्टली चीयर करके कि वो हार भी गया है तो क्या हुआ, वो चाहती थी कि वही जीते। फिर जो तो यहाँ खुश हो रहा होता है। फिर सूजी जैसी एक गिफ्ट बॉक्स लेकर क्लास में आती है तो देखती है कि जियांग हेड डाउन करके बैठा होता है। देखती है कि उसके हाथ में भी चोट लगी हुई है तो उसे वो बैंडेज लगा देती है। तो जियांग तो खुश जाता है और फिर वो देखता है कि उसने बॉक्स लेकर आई है तो उसे लगता है कि उसने उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है, तो वो खोल कर खुश हो रहा होता है। तभी वो बताती है कि उसे शाओ नाम की किसी लड़की ने ये गिफ्ट दिए। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसे ही किसी के भी गिफ्ट देने पर मुझे ऐसे आके दे रही हो, क्या तुम्हें पसंद है दूसरों का ऑर्डर ऐसे सुनना। तो वो कहती है कि तुम भी तो मुझे ऑर्डर देते रहते हो। तो जियांग तो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपना बैग लेकर जाने लगता है और कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट डे क्लास में यहाँ पर शाओ आई होती है और वो जियांग को मूवी चलने का पूछ रही होती है और उससे ज़बरदस्ती वो टिकट पकड़ाने लगती है। तो फिर वो उसके साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता लगता है कि सूजी तो असल में रोज़ स्कूल में ही रहती है और वो रात में जब यहाँ सोने का इंतज़ाम कर रही होती है तो वो बस यही सोच रही होती है कि जियांग तो मस्त उस लड़की के साथ मूवी देखने में लगा होगा। तभी इतने में यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है तो सूजी डर जाती है कि ये कौन होगा इतनी रात को। पर तभी यहाँ पर वो देखती है कि
उसकी मॉम यानी कि सॉन्ग आई हुई है। वो यहाँ सूजी को बताती है कि वो असल में घर से भाग के आई हुई है और आज रात वो यहीं पे रहेगी। और वो सूजी से उसके यहाँ पे रहने का रीज़न पूछती है तो सूजी बताती है कि मेरा घर नहीं है तो मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर यहाँ पर सॉन्ग को तो बहुत ही बुरा लगता है कि सूजी ऐसे कैसे यहाँ पे रह रही है। वो कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, अब मैं वापस अपने घर चलूँगी और तुम भी मेरे साथ वहीं पर रुकोगी। ऐसे बोलकर वो उसे हाथ पकड़ के लेके जाती है। फिर रास्ते में सूजी और सॉन्ग जब जा रहे होते हैं तभी इन लोग को शाओ दिखती है जो कि अपने ब्रदर के साथ बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि वो जियांग को झूठ बोल कर लेके गई थी कि उसके पास वो कॉइन है जिसे वो ढूंढ रहा है। तभी वो उसके साथ मूवी देखने के लिए माना था, पर फिर भी वो उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाई और वो उसे मूवी देखने के लिए नहीं लेकर गया। वो कह रही होती है कि आगे भी वो कॉइन के ज़रिए अपने पास उसे बुलाती रहेगी। पर तभी सॉन्ग और ये सूजी सुन लेते हैं और वो भी देख लेती है कि इन लोगों ने सब सुन लिए, तो वो कहने लगती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है। सूजी कहती है कि तुम्हें ऐसे उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तो फिर उस शाओ का ब्रदर गुस्सा हो जाता है कि मेरी सिस्टर ने ऐसे तुम्हें इतनी इज्जत दी थी और वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। पर तभी जल्दी से यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो इन लोगों को रोकता है और इस शाओ को चिल्लाता है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, दोबारा मुझसे ऐसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। और वो यहाँ से सूजी के साथ चला जाता है और दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी सूजी उससे पूछती है कि तुम्हें जो कॉइन चाहिए उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। तो वो कहता है कि रहने दो, वैसे भी मैं अब गिव अप कर चुका हूँ, शायद वो नहीं मिलने वाला है। तभी सूजी उसके सर पे हाथ लगाने जा रही होती है तो वो जल्दी से दूर हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो फिर वो कहती है कि मैं बस तुम्हें कंफर्ट करना चाह रही थी, आखिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों। फिर वो उसे रीज़न पूछने लग जाती है कि क्या मैंने उस लड़की का गिफ्ट तुम्हें दे दी थी इस वजह से, या फिर मैंने इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम्हें बेच दी थी इस वजह से। तो वो कहता है कि ये तो है ही है, लेकिन और भी कुछ है। तो सूजी को समझ नहीं आ रहा होता है तो वो कहता है कि आखिर तुम बार बार उस जू के क्लोज क्यों जाती हो। तो सूजी कहती है कि तुम भी तो उस शॉ के पास गए थे। फिर दोनों इस बात से एक दूसरे से मुंह फुलाते हैं और फिर अपना गुस्सा ख़त्म करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद जब यहाँ पर सॉन्ग अपने घर पे गई होती है तो उसके डैड उसे स्टिक लेकर मारने के पीछे पड़े होते हैं कि उसने इतने गंदे मार्क्स लेकर आई है और वो बस फायरवर्क्स के पीछे पड़ी रहती है। तो वो कहती है कि डैड आप कैसे भूल गए, मैंने ओपनिंग सेरेमनी में जाकर लोगों की जान बचाई थी। तो वो कहते कि तुमने अच्छा हो मुझे वो भी याद दिला दी, तुम्हारी वजह से पुलिस ऑफिसर यहाँ घर तक पहुँच गए थे। सूजी को भी अपनी मॉम के इतने ख़राब मार्क्स सुनकर गुस्सा आ रही होती है और वो उसके डैड को एक स्टिक पकड़ाती है और कहती है कि इससे मारो, और वो उस स्टिक को लेकर फिर सॉन्ग के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर स्कूल में सूजी सॉन्ग को पढ़ाने में हेल्प करने लग जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिर उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, उसने कैसे चीज़ों को सॉल्व करी है। और वो उसे इतना डांट रही होती है कि सॉन्ग सीधा जो के पीछे छुप जाती है इससे बचने के लिए और कहने लगती है कि सूजी तुम तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह लग रही हो। तो सूजी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए जा रही होती है कि उसने कितना ज़्यादा गंदा मार्क्स लाई है। जियांग भी ये देखकर कहता है कि इतने मार्क्स तो मैं आँख बंद करके ले आऊँ, मुझे तो पढ़ाई की भी ज़रूरत ना पड़ेगी। सूजी फिर यहाँ पर सॉन्ग को समझाने लगती है कि उसने उसके मॉम डैड से प्रॉमिस कर लिए कि अब वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगी और नेक्स्ट एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स आके रहेंगे, तो अब उसे मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। सूजी उसे समझाने लगती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वैसी बनो जैसे मेरी मॉम थी। और वो याद करने लगती है कि उसकी मॉम कैसे कितना सारा क्लीनिंग का काम करती थी ताकि उसे वो अच्छे से पाल सके। फिर सूजी एक जगह पर क्लीनिंग की पार्ट टाइम जॉब पे लग जाती है ताकि वो सॉन्ग के लिए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर सके। वो याद कर रही होती है कि सॉन्ग का कितना मन है उस फायरवर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, इसलिए वो इतनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रही होती है। फिर तभी इस रेस्टोरेंट में जियांग आया होता है खाना खाने के लिए और वो सूजी को भी अपने साथ बैठा लेता है। तो फिर सूजी भी खाना खाते हुए उससे अपनी मॉम की सारी बातें शेयर कर रही होती है क्योंकि वो पूछ रहा होता है कि आखिर वो उनको इतना पढ़ाई करने पर क्यों फोर्स कर रही थी। तो वो सब अपनी मॉम का एग्जाम्पल लेने लगती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ उसकी मॉम की तरह हो। तो ये कहता है ये तुम्हारी मॉम है और सॉन्ग सॉन्ग है, तो आखिर इनमें तुम कंपैरिजन क्यों कर रही हो। फिर नेक्स्ट डे क्लास में सॉन्ग यहाँ बैठकर पढ़ाई करने के बजाय फायरवर्क्स की ड्राइंग करती होती है। तो सूजी इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है और स्कूल की से छुट्टी होने के बाद भी वो इसी बात पर उसे सुना रही होती है। तो फिर सॉन्ग को अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे ड्रीम को इतना बेकार क्यों समझ रही हो और उसके ऐसी मजाक क्यों उड़ा रही हो। मेरे लिए मेरा ड्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पढ़ाई से भी ज़्यादा, जो कि मुझसे होती नहीं है। सूजी उसे कितना उसके फ्यूचर के बारे में समझाती है कि अगर वो ऐसे रहेगी तो फिर वो फ्यूचर उसका फिर अच्छा नहीं रहेगा, पर यहाँ पर सॉन्ग को समझ नहीं आ रहा होता है। उल्टा वो सूजी से कहने लगती है कि क्या सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्या पेरेंट्स फ्रेंड्स फैमिली क्या ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए वही सब लाइफ है। सूजी कहने लगती है कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो फिर सॉन्ग कहती है कि फिर मैं क्या हूँ तुम्हारी, और वो इस बात पर गुस्सा होकर चली जाती है कि सूजी उसे फ्रेंड तक कंसीडर नहीं करी है। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग अकेले जब बैठी होती है तो जो उसके पास आता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारे साथ सूजी नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें पढ़ाते हुए। तो फिर ये सब बता देती है कि कैसे उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और अब उन दोनों की फ्रेंडशिप कट हो गई। और वो दिखाने लगती है कि देखो उसने मेरा क्या शेड्यूल बना के रखी है, पूरा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो फिर ये शेड्यूल देखने के बाद वो कहता है कि सच में उसके पास तो बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं है, वो सिर्फ 5 घंटे सो रही है रोज़। तो सॉन्ग कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर ये बताता है सोचो उसने तुम्हारा जो शेड्यूल बनाई है पढ़ाने का, वो उसने पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद उसे खुद भी तो पढ़ना रहेगा और ऊपर से वो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रही है। और मैंने सुना कि वो तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने के लिए सब कर रही है क्योंकि तुम्हें फायरवर्क्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, पर तुम्हारे मॉम डैड नहीं करने देंगे, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प करना चाह रही है। ये जानने के बाद फिर सॉन्ग को रियलाइज़ होता है कि सूजी तो सच में उसके बारे में कितना सोच रही है। फिर ये जो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं जाती हूँ, आप सूजी के साथ वापस से सब कुछ ठीक करती हूँ। दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं जो कि फिर से स्कूल से छुट्टी होने के बाद यहाँ रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तभी एक ड्रंक आदमी उसे परेशान करने लगता है, तो सूजी उस आदमी को चिल्लाकर उसे दूर होने के लिए बोल रही होती है। तभी जियांग भी यहाँ पर आ जाता है सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस बंदे को सबक सिखा के यहाँ से भगाता है और सूजी को लेकर यहाँ से जाता है। तभी सूजी तो अचानक से रोने लग जाती है, तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सूजी कहती है कि मेरी मॉम भी ऐसे ही जॉब्स करती थी, तो उन्हें भी ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता था, पर उन्होंने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया और पता नहीं वो कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करती होंगी। सिर्फ मेरी अच्छी लाइफ बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, पर मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करी। और यही सब बोल बोल कर वो अपने आप को ब्लेम करते हुए रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग भी यहाँ सूजी को ढूंढते हुए आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे शाओ मिल जाती है और वो उसे रोक लेती है और पूछने लगती है कि सूजी कहाँ पर है। आखिर वो बार बार जियांग के साथ घूमते रहती है, तो मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ, मुझे उसे सबक सिखाना है। तो फिर सॉन्ग कहती है कि उसे छोड़ दो, उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। तो शाओ फिर कहती है कि मैं तो तुम दोनों को ही सबक सिखाऊंगी, तो चलो पहले बारी तुम्हारी है। और वो उसे यहाँ रूम में लॉक करके चली जाती है। फिर सॉन्ग तो यहाँ फंस चुकी होती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पर तभी इतने में जो यहाँ उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है, तो सॉन्ग तो बहुत ही खुश होती है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी और जियांग भी उसे ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं और फिर सॉन्ग और सूजी दोनों अकेले में जाकर बात करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। सूजी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि फ्रेंड्स, फैमिली और सभी लोग भी इम्पोर्टेंट होते हैं और अब मुझे ये चीज़ समझ आ गई है। तो सॉन्ग भी कहने लगती है कि गलती मेरी भी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करूंगी और एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगी। तो सूजी फिर खुश होती है। फिर ये लोग यहाँ आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग के पास एक लड़का आया होता है और वो उसे स्टिकर दे रहा होता है जो कि उसे चाहिए थे और कलेक्ट कर रही थी। वो बहुत ही खुश हो जाती है, तो ये कहने लगता है कि क्यों ना मुझे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मैं भी फायरवर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो सॉन्ग उससे भी ले लेती है और उसके डायग्राम देखती है कि उसने फायरवर्क की कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई और साथ ही में उसने स्माइली फेस भी बनाया होता है, जिसे देखते के साथ ही सूजी याद करती है कि उसके डैड का जो ड्राइंग था उसमें भी सेम ऐसी था। तो वो सोचती है कि शायद अब यही उसका डैड है। फिर सूजी इसके ऊपर नज़र रख रही होती है और ये जब भी सॉन्ग के नज़दीक आने की कोशिश करता है तो ये उसे दूर करती है और उसे वार्न करती है कि वो सॉन्ग से दूर रहे। तो वो बेचारा तो समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में यहाँ जो के डैड आए होते हैं क्योंकि टीचर ने उन्हें बुलाए होते हैं। ये जो ने इतना अच्छा मौका गवा दिया अब्रॉड जाने का, तो फिर उसके डैड तो उसे बहुत ही डांट रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और वो जो की साइड लेते हुए उसके डैड को समझाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस दिन उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, तो वो वहाँ पर उसे बचाने गया था और इस वजह से वो अपने इंटरव्यू वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो जो के डैड जैसे यहाँ पर सॉन्ग को कुछ कहने चाहते हैं तो जो को गुस्सा आ जाती है और फिर वो भी यहाँ पर सॉन्ग की साइड लेता है और अपने डैड से गुस्सा होकर उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर चला जाता है। फिर वो तो उसे यहाँ सॉरी बोल रही होती है कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो जो तो कहने लगता है कि मैं तो उल्टा तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब्रॉड जाना ही नहीं चाहता था और तुम्हारी वजह से मुझे ये मौका मिल गया। और वो उसे कहता है कि अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सॉन्ग भी कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर ये सभी फायरवर्क्स कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और ग्रुप में यहाँ साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी सूजी और जियांग जब यहाँ साथ में बात कर रहे होते हैं तभी इन दोनों को ही एक दूसरे की बातों से अब ये कंफर्म वाला पता लग जाता है कि दोनों ही टाइम ट्रेवल करके आए हुए हैं।
दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। जियांग कहता है कि यानी वो जो सॉन्ग है वो असल में तुम्हारी मॉम है। तो ये कहती है कि हाँ। फिर ये पूछता है कि तुम्हारा डैड कौन है। तो सूजी फिर चैन का नाम बताती है, वही लड़का जो कि उस दिन सॉन्ग को स्टिकर दे रहा था। वो बताती है कि वही उसका डैड है। तो फिर ये कहता है कि तुम पागल हो गई हो, वहाँ सॉन्ग और जो दोनों साथ में डेट करने पे लगे हुए, और अगर यही चलता रहा तो फिर तुम्हारा तो नामो निशान मिट जाएगा, तुम पैदा कैसे होगी। तो सूजी फिर उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें मत रोको। एक्चुअल में मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मॉम की लाइफ वैसी हो जैसी वो पास्ट में थी। मैं यहाँ उनकी लाइफ को ठीक करने आई हूँ, तो मैं तो चाहूँगी कि उन्हें उससे बेहतर पर्सन मिले, तो ये अच्छी बात है। तो सूजी के रोकने की वजह से जियांग को मानना पड़ जाता है। पर फिर इसके बाद सूजी यहाँ पर जो के हाथ पर एक चोट का निशान देखती है। तो उसे देखते के साथ ही उसे याद आ जाता है कि जो असल में उसका डैड है, और अब उसे उसका चेहरा ठीक से याद आ रहा होता है। वो शॉक हो जाती है कि वो चोट का निशान अब आया हुआ है, जो कि हमेशा से उसका निशान रह जाने वाला है। फिर वो तो इतनी ड्रिंक कर लेती है और इन दोनों को ऐसे साथ नहीं देख पा रही होती है, और सॉन्ग को कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा डैड नहीं है, प्लीज़ मॉम उससे दूर हो जाओ, ये हमें एक दिन छोड़कर चला जाने वाला है। तो जियांग बस सूजी को रोक रहा होता है और इन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, ये ड्रंक हो गई है ना, तो सबको मॉम डैड बना रही है। फिर यहाँ जियांग को ये कंफर्म वाला पता लग जाता है कि जो असल में सूजी का डैड है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सॉन्ग से इस बारे में पूछती है कि अगर उसकी पास्ट लाइफ ख़राब गई हो और उसे वापस से दूसरी लाइफ मिले तो क्या वो अपने डिसीजन चेंज करना चाहेगी। तो सॉन्ग तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो अपनी डिसीजन नहीं चेंज करेगी। तो सूजी को फिर लगता है कि सॉन्ग जिसे चूज़ करेगी उसे उसमें खुश रहना चाहिए। कम से कम वो ये तो कोशिश कर सकती है कि उसकी मॉम इस लाइफ में बेस्ट से बेस्ट लाइफ जिए। फिर सूजी और जियांग भी फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और दोनों डेट करने लगते हैं। सूजी अपनी मॉम के लिए भी खुश होती है कि वो अपने डैड को अब एक बार एक चांस देना चाहेगी। जो के डैड भी फाइनली इस बात के लिए मान जाते हैं कि वो अब उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर वो यहाँ पे रहना चाहता है वो यहीं पर ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है। सूजी और जियांग को पता लग जाता है कि कॉइन के ज़रिए ही वो लोग वापस जा पाएंगे, तो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग फ्यूचर में मिलेंगे। फिर ये लोग फायरवर्क्स कंपटीशन में भी जीत जाते हैं। पर फिर यहाँ जियांग को पता लगता है कि जो कॉइन वो लोग जीते हैं वो असल में वैसा वाला कॉइन है ही नहीं जिसे वो लोग फ्यूचर में जा सके। तो वो समझ जाता है कि अब सिर्फ सूजी जा पाएगी, लेकिन वो उसे इस बारे में नहीं बता पाता है। और वो सूजी से अपनी बचपन की कुछ चीज़ें शेयर करता है कि वो कैसे यहाँ पर आ गया था। इसमें वो सूजी को बताता है कि उसे एक कॉइन मिला था और वो उस बंदे का था जिसने उसकी जान बचाने की कोशिश किया था। तो सूजी कहती है कि ऐसा कॉइन तो सिर्फ एक मेरी मॉम के पास था और एक मेरे डैड के पास, यानी कि जिसने तुम्हारी जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। फिर यहाँ सूजी को रियलाइज़ होता है कि उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़ कर नहीं गए थे, बल्कि वो एक्सीडेंट में मर गए थे और वो वापस ही नहीं आ पाए थे। फिर यहाँ फायर वर्कशॉप में जब एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा शॉप ब्लास्ट होने वाला होता है, तो सूजी जल्दी से जियांग को अपना कॉइन निकालने बोलती है, पर वो कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो फिर वो तो रोने लग जाती है। इसके बाद सूजी वापस से रीबॉर्न होती है और अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, और उससे पता लगता है कि अब उसकी लाइफ में उसकी मॉम के साथ उसके डैड भी है, और जो भी पास्ट में चेंजेस उसने करी थी जैसे कि कंपटीशन जीतना, वो सब भी अब वैसे ही हो चुका है, और उसकी भी फ़ोटो अब इनके पास होती है। पर सूजी देखती है कि जियांग यहाँ पर नहीं है, तो वो इस बात से अपसेट होती है कि सब कुछ है लेकिन जियांग तो वहीं रह गया और वो अब उससे शायद वापस नहीं मिल पाएगी। पर तभी इतने में सूजी के पास यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो उसे देखकर खुश हो जाती है कि वो भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ चुका है। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।